की है, चॉइस हमारी रहती है। ये कंडीशन नहीं है आरसीएम ही करना जरूरी है। आज हम वो प्रश्न उत्तर समझेंगे कि जिंदगी में कहां से क्या मिल सकता है, जो फिर इजी लगे उसको चुनते हैं, नहीं तो आप अपने घर, हम अपने घर, इससे ज्यादा क्या होगा। मेरा जन्म यूपी मुरादाबाद में हुआ। मैंने काम किया एमपी रतलाम में, और अभी मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला इंट्रोडक्शन नहीं हो। जन्म यूपी, काम एमपी, और अभी राजस्थान। क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमेशा आपने दो बात सुनी होगी, एक तो जन्मभूमि, कर्म दो ही होती है, दो ही सुनिए या और कोई भी सुनिए। ऐसे ये पता है दो आपने क्यों सुनिए, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी काम करो वो दो ही भूमि तैयार होती है, कर्म भूमि और जन्म। लेकिन एक तीसरी भूमि सिर्फ आरसीएम तैयार करता है, रंग भूमि, जिसको बोलते एंजॉय भूमि। तो मैं भी 1 साल पहले उदयपुर शिफ्ट हो गया। वहां काम नहीं है मेरा, फिर भी मैं वहां आनंद लेने के लिए। ये आरसीएम की ताकत है, ये सिर्फ आरसीएम ही तैयार करता है एंजॉय भूमि। तो आपको गर्व है आपने यूपी में जन्म लिया? गर्व है। और सबसे बड़ा गर्व आपको इस बात का होना चाहिए आपने भारत में जन्म लिया। पता है क्यों? भारत दुनिया का सिर्फ पहला एक ऐसा देश है जिसके आगे एक शब्द लगता है माता। भारत माता। भारत के अलावा एक देश का नाम माता। आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना चीन माता? नहीं। अमेरिका माता? केवल। अच्छा, क्यों लगा भारत के आगे? क्योंकि एक माँ के अगर 4 बेटे हो और एक थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर भी हो तो एक बार पिता किनारा कर सकता है, लेकिन माँ चारों को समान रूप से नहीं। तो भारत इसलिए माता है, ये सबको निभाता है। यूपी का इसलिए मेरे को लगता है, और आपको ये सुनकर अच्छा भी लगेगा, कि अभी तक आरसीएम के अंदर जब ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी, यूपी आरसीएम के अंदर 7वें नंबर पर था और अभी 4th नंबर पर आ चुका है। और बहुत जल्द इसको पहले नंबर पर आने में भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो यूपी के आदमी की एक खासियत है, या तो वो कुछ करता नहीं, या फिर करता है तो उसमें रिकॉर्ड तोड़ता है। और इसीलिए पूरे भारत में सिर्फ यूपी को ऑलराउंडर माना जाता है, सर्वगुण संपन्न। मतलब ये हर चीज में नंबर 1 है। और हमें इसलिए ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये कुछ ऐसी चीजों में भी नंबर 1 है नहीं होना चाहिए। और अब वो नंबर 1 है वो है तो नंबर ही 1 का लगा हुआ। क्योंकि मेरे को इस चीज से याद आता है, एक बार आतंकवादियों की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने आपस में बात की कि बोले भाई इतना बड़ा राज्य है, हम उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, हमने भारत में कई राज्यों को नुकसान पहुंचाया, तो भारत को में यूपी को क्यों नहीं पहुंचा पाए, क्या वहां प्रयास नहीं किए? उन्होंने कहा हमने मेहनत तो बहुत की लेकिन सफलता नहीं मिली जो चाहिए। बोले क्यों? बोले हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारे गैंग में 5 आदमी होते हैं, एक आदमी हमारा जाता है, एक शहर चॉइस करता है, उस शहर में भीड़ भाड़ का एरिया देखता है जहां भीड़ जाता है, फिर हमारा दूसरा आदमी जाता है, उस भीड़ के एरिया में 1 घंटे बाद जाके एक साइकिल खड़ी कराता है खोलिए, फिर हमारा 1 घंटे बाद तीसरा आदमी जाता है, उस साइकिल पे एक थैले में कुछ विस्फोटक चीज डालता है, फिर 1 घंटे बाद हमारा चौथा आदमी जाता है, दूर से रिमोट ऑन करता है, वहां विस्फोट होता है और वहां नुकसान होता है। तो हमने कई बार वहां साइकिल खड़ी की, साइकिल चोरी हो गई।
साइकिल चोरी हो गई। हमने आज तक मिली नहीं। प्रयास तो हमने बहुत आपको तो नहीं पता ना, यूपी है ये तो नंबर 1 है। तो इसी धरती पे मेरा जन्म हुआ और इसीलिए मैं यूपी को ज्यादा प्यार करता हूँ। यूपी में मेरे से कोई मीटिंग मांगता है, मैं इसलिए मना नहीं करता क्योंकि जो धरती आपको जन्म देती है उसका आप पे कुछ कर्ज होता है और मैं चाहता हूँ उस कर्ज को मैं वैसे तो नहीं उतार सकता, लेकिन आरसीएम में लोगों को मेरी जैसी जगह ला के उस कर्ज को शायद उतार सकता हूँ। इसलिए मैं यूपी की कभी भी किसी मीटिंग को मना नहीं करता। बाकी भले मैं भारत में मना कर देता हूँ लेकिन यूपी को मैं कभी मना नहीं करता। मेरे फादर गांव के प्रधान थे और बहुत शौक था उनको राजनीति। मेरे दादाजी के वो अकेले थे, मतलब इतना शौक था कि अगर गेहूं कटा हुआ है, बारिश हो गई तो वो बारिश की और गेहूं की चिंता नहीं करते थे, वो अपनी राजनीति में इंटरेस्ट लेते। तो मेरे दादाजी बड़े परेशान थे, वो बोलते थे यार बेटा वो अकेला ही है, फिर इस खेती को कौन संभालेगा, 100 बीघे खेती और तेरे को राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन था वो, मतलब इतना इंटरेस्ट था कि आप एक लाइन से अंदाज लगा सकते हैं। जब एक बार वोटिंग हुई तो वो 3 वोट से हार गए, लखनऊ जाके स्टे ले आए, 10 दिन बाद 4 वोट से जीत के आ गए। आप सोचो कितना इंटरेस्ट है, जो 3 वोट से हार गया और 10 दिन बाद 4 वोट से जीत के आ गया। उस घर में मेरा जन्म, मैं लगभग 6 साल का था, मेरे को स्कूल में जमा कराया गया। उस टाइम एडमिशन नहीं होते थे, जमा कराया था। और उस समय ज्यादा छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। गांव में बहुत मतलब लगभग 6-7 साल, तो लगभग मैं 6 साढ़े 6 साल का हूँ। एग्जैक्ट तो मेरे को फिगर याद नहीं, मैं अच्छा पढ़ा। तो हालांकि आजकल फैशन चेंज हो गई है, देखिए अभी तो वो बहुत छोटी उम्र में बच्चों को शायद एडमिशन दिला देते हैं, तो 5 साल 4 साल 3 साल 2.5 साल, अभी तो मैंने सुना 2 साल में उसको प्ले स्कूल में डाल दिया। तो प्ले मतलब खेलने वाला घर क्या करता है, चुनाव लड़ा घर में भी खेल रही है, बस आपने अपने खिलाने के चक्कर में दूसरों से खिलवाया। आप भी खिला सकते थे। और मेरा ऐसा मानना है बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता है, उसका इमोशनल अटैचमेंट आपसे दूर हो जाता है। अगर वो बचपन में दूसरों से अटैच हो जाएगा तो वो आप में कभी वो छवि देख नहीं पाएगी। इसलिए अभी मैंने मेरे पोते का 5 साल के बाद एडमिशन होने दी, पिछले साल का, अभी वो 6 साल का हो गया, 1 साल से जा रहा है। हालांकि उसके माता पिता मेरे से बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपका जमाना अलग था, अभी जमाना अलग है, आपके जमाने में पढ़ाई नहीं चाहिए थी, आज बगैर पढ़ाई के काम नहीं होता। तो मैंने उनको एक ही लाइन कही, बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? मैंने कहा ये कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, ये मेरी बराबर पैसा नहीं कमा सकता। वो 6 साल का है, कब लगेगा जॉब में लगा भी तो पहली बात तो लगेगा नहीं, दिखाऊंगा लगेगा भी, लगा भी तो लगभग 20 साल बाद, 20 साल के बाद ही 20 साल के बाद, और 20 साल बाद लगा भी तो कितनी सैलरी मिल सकती है? 1 लाख तक मान लो। तो मैंने उसके माता पिता को कहा जब ये 20 साल बाद 1 लाख कमाएगा और मैं करंट में भारत सरकार को हर महीने 1 लाख इनकम टैक्स भरता हूँ, वहां तक नहीं पहुंच सकता। खैर जो भी हुआ तो मेरे को जमा कराया गया 6 साल में। और मेरे फादर ने उस समय आपको पता प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, हेड मास्टर हुआ करते थे। तो हेड मास्टर साहब को मेरे फादर ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, इसका ध्यान रखना और इसको अच्छे से पढ़ाना, पढ़ने में अच्छा हो तो इसको हर साल क्लास चेंज करा देना, पढ़ने में कमजोर हो तो इसको 1 साल उसी क्लास में और रखना। और आखिरी लाइन बोली मैं इस गाँव का प्रधान हूँ। मैं इस गाँव का प्रधान हूँ, मतलब समझ गया? इनडायरेक्ट उनका कहने का मतलब था कि स्कूल पढ़े ना पढ़े
क्लास बदलना ये चाहिए। बच्चा पढ़ना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। तो शायद वो बात मेरे फादर की हेडमास्टर साहब को अच्छी लगी, उन्होंने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया। जो भी कारण रहे हो। और 18 साल बाद उन्होंने एक दिन गांव में खबर भिजवाई, प्रधान जी को भेजा, यानी मेरे पिताजी, और बुला के कहा या तो आप इस बच्चे को इस स्कूल से ले जाओ या फिर ये स्कूल हम यहां से ले जाओ। आपको क्या लगता है ये इनडायरेक्ट इंसल्ट दी गई? मेरे फादर को गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, थोड़े गुस्से वाले थे। उन्होंने कहा नहीं आपको स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं है, इस नालायक को मैं ले जा रहा हूं। वहां से मेरा पढ़ाई का करियर खत्म हो गया। यूपी गवर्नमेंट के पीछे मैं 6 साल तक अपनी मार्कशीट लेके घूमा, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दिया। लास्ट में एक अजय जी जैसे कोई बड़े अधिकारी मिले मेरे को 6 साल बाद, जब मैंने उनको अपनी मार्कशीट दिखाई तो उन्होंने कहा बेटा कितने टाइम से इस मार्कशीट को लेके घूम रहा है, क्योंकि सर 6 साल हो गए और आप में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एक आशा की किरण जगी, आप शायद कुछ कर पाओगे। उन्होंने उस मार्कशीट को देख के कहा तू इस मार्कशीट को ऐसी जगह रख जो आज के बाद तेरे को भी दिखाई ना दे। ये किसी काम की नहीं है, इसमें ये ढूंढना पड़ता है कि तेरे किस सब्जेक्ट में नंबर आए। मैंने मेरी माँ से कहा माँ जॉब तो नहीं मिल सकता, तो मेरी माँ ने कहा बेटा खेती तेरे से होगी, क्योंकि खेती में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, क्योंकि बड़ा हार्ड वर्क है। अभी तो थोड़ा मैं न्यूट्रिशन खा के अच्छा हो गया, पहले मैं बहुत कमजोर था। अब इसका कोई पैमाना नहीं है कमजोर कितना था, लेकिन एक लाइन में आप समझ सकते हो मैं कितना वीक होगा उस टाइम, कि जब बहुत तेज हवाएं चलती थी तो मेरी माँ बाहर निकल के देखती थी बच्चा बाहर तो नहीं खेलता। दिखाई नहीं देता था तो उसको लगता था कहीं सेफ है। मेरी माँ ने कहा बेटा खेती तेरे से होगी नहीं, जॉब तेरे को मिल नहीं रहा, और कोई छोटा मोटा काम करेगा तो तेरे को शर्म महसूस होगी, क्योंकि तू यहाँ पला पड़ा है, तो तू शहर बदल दे। तो 1995 में मैंने राज्य बदल लिया, मैं एमपी शिफ्ट हो गया, और मैं एमपी गवर्नमेंट को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को गवर्नमेंट जॉब दिया। 2075 रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी जब मेरा जॉब लगा 1995 में। इस जॉब को करते हुए जब मैं अपने ऑफिस में एक दिन इंटर होता हूं, तो मेरे जो बॉस थे उनको कोई आरसीएम का प्लान समझा रहा था। बॉस मतलब समझते हो? सीनियर, यानी मेरी जॉब की अप्लाई, आपके सीनियर आपकी अप्लाई कहलाते हैं। तो आप बॉस के सामने ज्यादा बोल नहीं सकते। तो जब उनको कोई प्लान दिखा रहा है, ये मेरे को नहीं पता वो कितनी देर से दिखा रहा है, थोड़ा सा नए लोगों को लगता है पता नहीं, फिर हालांकि मेरा ऐसा मानना है, अभी बहुत लोगों को मैंने देखा वो फोटो का बड़ा शौक रहता है लोगों को, सेल्फी ये खींचना नहीं चाहिए। इसको खींचने वाले की दुकान पे लिखा रहता है फोटोग्राफर। क्या लिखा रहता है? फोटोग्राफर। आरसीएम आपको फोटो खींचने वाला बनाना नहीं चाहता, आरसीएम आपको उस जगह लेकर आना चाहता है कि पूरी दुनिया आपके साथ फोटो खिंचवाना है। तो आप आरसीएम में तो आज से फोटो नहीं खींचे अगर आपको खिंचवाने वाला बनना है। तो हम बात कर रहे थे कि जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे बॉस को कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था। वो मेरे बॉस ने मेरे को देखा चंद सेकंड के लिए और फिर वो आरसीएम समझने लगे। उन्होंने मेरे से ये भी कहा तुम भी बैठ जा, तुम भी समझ ले। 30-35 मिनट बाद वो आदमी चला गया क्लास दिखाने वाला, और उसने जाते समय मेरे बॉस को पूछा यू आर इंटरेस्टेड? तो मेरे बॉस बोलते आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने मेरे बॉस को कहा सर काम तो अच्छा लगा। बोले चुपचाप काम करो। तो फिर मैंने दूसरी लाइन पूछी सर मेरे को नहीं पता कि आपको कितनी देर से समझा रहा, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि मैंने तो 30 ही मिनट सुना, ये किन लोगों का काम है? अब उनका जवाब सुनो। पहला,
ये उन लोगों का काम है जिनमें अकल नहीं होती। क्या जवाब था उनका पहला? ये उन लोगों का काम है जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा उनका जवाब था ये उन लोगों का काम है जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा उनका जवाब था ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। चौथा उनका जवाब था ये उन लोगों का काम है जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा उनका जवाब था ये उन लोगों का काम है जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब उनका ये था ये काम तू कर सकता है। आप समझ लीजिए ना, मतलब उनको जो इनडायरेक्ट मेरी बेइज्जती करनी थी ये सारे गुण तेरे में पाए जाते हैं। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं तो नहीं समझा, आप क्यों नहीं समझे, पर मेरे को ये कोई नुकसान की चीज नहीं दिखाई। फायदा कम हो ज्यादा हो लेकिन है तो सही। बोले फिर तू कर ले। मैंने कहा सर मैं आज ही करूंगा, और मैंने उसी दिन ज्वाइन किया। बोले अभी करेगा? क्योंकि मैंने उस व्यक्ति की एक बात समझी, पहले आओ पहले पाओ। यहाँ आओगे नंबर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जब उसने गोले बनाए तो मैंने कहा सर मैं तो आज ही बनूंगा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है अभी 4 साल पहले वो भी ज्वाइन हुए। 4 साल पहले। और मेरे 17 साल के बाद, कब? 4 साल पहले। अभी रोल्टी अचीवर है, अभी जॉब में है, अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जब वो ज्वाइन हो रहे थे तो मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा सर ज्वाइन तो कर रहे हो पर ये किन लोगों का काम है? मैंने कह तो दिया, उसके बाद उनकी आंख से आंसू निकल आए। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि है तो मेरे सीनियर। मैंने कहा सर मैं माफी मांगता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोले नहीं दिनेश, मेरी आंख से इसलिए आंसू नहीं निकले, तूने ऐसा क्यों बोल दिया? तेरे बोलने के बाद मेरी आंख से इसलिए आंसू निकल आए कि बड़े होके के प्रश्न मेरे बच्चे भी पूछ सकते हैं। जो लोग आज भी आरसीएम के प्रति सीरियस नहीं है, जो आज भी अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने कहा मेरे बच्चे बड़े होकर एक बात जरूर पूछेंगे मेरे से कि पापा जॉब के अंदर आप दिनेश चौधरी की अप्लाई थी, आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाई कैसे बनी? क्या जवाब दूंगा मैं उनसे? और आपके पास है इसका जवाब? क्या जवाब दे सकते? या तो ये जवाब दे सकते हैं कि मेरे को अभी अकल आई 4 साल पहले, तो वो ये भी कह सकते हैं इसका मतलब पहले अकल नहीं थी, और नहीं थी तो सरकार से सैलरी किस बात की ले रहे थे बिना अकल की? कुछ भी कह सकते हैं आजकल के बच्चे। बोले इस बात का दुख है, मेरे को और कोई दुख नहीं है। जो लोग आज पहली बार आए उनसे मेरा निवेदन है, आ ही गए हो नंबर लगवा लेना। नंबर का बहुत बड़ा गेम है इसके अंदर। आज लगवाओगे ये यहां लग जाएगा, कल लगवाओगे ये यहां लगेगा, परसों यहां लगेगा, नरसों यहां लगेगा, तरसों यहां लगेगा, बरसों बाद यहां लगेगा। और ये दर्द करता है, इनको दे रहा है। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है 6 महीने कहीं घूम के आए और बीच में चिपक जाए। बीच में चिपकने का सिस्टम होता है, ये चिपकते ना। नंबर का बहुत बड़ा गेम है। बहुत लोग मेरे से एक बात पूछते, दिनेश जी आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, फिर इतना पैसा आरसीएम से कैसे कमा लिया? मैंने कहा नंबर दे देना किस समय का लगा हुआ है। समय का नंबर है जो कोई नंबर लगवाने को तैयार नहीं था। नंबर का बहुत बड़ा गेम है। बिजनेस कभी भी शुरू करो, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल, 2 साल, जब आपकी इच्छा हो नंबर जरूर ले लेना। ये आज समझ में नहीं आएगा, ये हो सकता है बाद में टाइम समझ में आए। यहां से इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की। मेरी पहली इनकम थी 416 पहले महीने की, और आरसीएम के पास प्रोडक्ट था ये। 7वें महीने में इसकी रॉयल्टी पहुंचा 19,197। प्रोडक्ट था ये
अब ये एक ही था और मैं रॉयल्टी पहुंच गया कितने महीने? 7 महीने। फिर कंपनी ने 3 और प्रोडक्ट लॉन्च किए कुछ समय के बाद, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का और पेस्ट। इन 3 प्रोडक्ट के साथ में 15वें महीने टेक्निकल बना। मेरा चेक था 1,52,000 का। फिर कंपनी ने 17 और प्रोडक्ट लॉन्च किए, प्रोडक्ट हो गए 20 प्रोडक्ट के साथ 26 जुलाई 2002 को मेरी एंट्री हुई और कंपनी में आप मेरा इतिहास पूछ सकते हैं। अगस्त 2007 ठीक 5 साल बाद मैं इस सिस्टम का स्टार रूबी बना और उस समय सबसे बड़ी पिन हुआ करती थी कंपनी के पास स्टार रूबी, और वही एक ड्रिंक था सबका, ये सफायर, स्टार, सफायर, डायमंड वगैरह। उस समय सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी। 5 साल बाद वो पिन मैंने ली और 5वें साल जो मेरा चेक था 2007 की बात है ये, टीडीएस काट के वो था 7,80,000। ऐसा क्यों हुआ? एक प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट और 20 प्रोडक्ट। आज आपको पता है आरसिंग में कितने प्रोडक्ट है? मेरा ओपन चैलेंज है, आप जितने भी सीनियर बैठे, पीयूसी होल्डर बैठे, कोई डिपो होल्डर हो, जो भी आप हैं, मेरे को कोई आज एग्जैक्ट आंकड़ा बताए, एग्जैक्ट। कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता, सब खाएगा। क्यों नहीं है? हाँ, रोज बढ़ रहा अगर है, आप शाम को आंकड़ा लेकर आए हैं तो वो सुबह बदल गया, बदल चुका है। सुबह लेके आए हैं वो दिन में बदलेगा, दिन में लाए हो वो शाम को बदलेगा, और फिर शाम को लाए हो फिर कल सुबह बदल जाएगा। ये सीनियर जानते हैं, पहले ये कंपनी 1 साल में प्रोडक्ट लॉन्च करती थी 1 बार, अब ये दिन में 3 बार लॉन्च करती है। तो अगर एक प्रोडक्ट से ये कमाल हो सकता है, 3 से ये कमाल हो सकता है, 20 प्रोडक्ट से ये कमाल हो सकता है, और आज डेली 3 प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, तो आप सोचो क्या कमाल हो सकता है।